हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु सिंह। और आज फिर एक नई वीडियो में उस नए तरीके से बात करेंगे जो मार्केट में चल रहा है उसके अलावा। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी इस जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसको लेके, और वो मेरा वीडियो तब बना था जब प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था। और जो जो मैंने उस वीडियो में उम्मीद करा था कि ये चीजें होंगी, ये चीजें शायद हो सकती हैं, मोर और लेस शायद चीजें वैसी अनफोल्ड हुई। फिर इस एक महीने में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, देश ने बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हुई। हम उन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे जो एक्चुअली मार्केट में चल रहा है, कि प्रोटेस्ट कैसा था, प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कैसे गालियां दी गई, प्रोटेस्ट में कौन हारा कौन जीता, प्रोटेस्ट में कौन फंडिंग कर रहा था, प्रोटेस्ट में कैसे पुलिस लाठीचार्ज हुई, लोगों ने बच्चों ने क्या किया, वो सब आपको मार्केट में दिख रहा है। और उस पे आप खुद अपने एंड से उसमें डिसीजन ले सकते हो कौन सही है कौन गलत है। और कभी भी कोई चीजें एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती। तो हम उसके बाद बात करेंगे कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद उसके बाद हुआ क्या और उसका क्या इम्पैक्ट हमें दिखता हुआ दिख रहा है, और हम क्या उम्मीद करेंगे क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज क्या मिसिंग रहा उस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम जुलाई को रिकैप करें तो मैंने बताया ना, जुलाई बहुत उथल पुथल वाला महीना रहा। इस जुलाई में हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी, एक्सेप्ट मानसून, कि बारिश तो हो रही थी लेकिन अलग अलग थॉट के, अलग अलग वीडियोस के, अलग अलग चीजों की जो शायद देश ने बहुत पहली बार ये देखी होगी। शायद मैं गलत हूँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो देश ने ऐसी पहली बार देखा। एक हमने देखा, एक प्रोटेस्ट कॉल की गई जंतर मंतर पे द्वारा, जो कि विदाउट परमिशन थी, उसको कैसे परमिशन दिया गया, ये सब इसमें थी। सोनम वांगचुक जी का एपिसोड था। पहले एक टाइम पे वो हीरो थे, एक अगले दिन विलन बन जाते हैं, फिर हीरो बन जाते हैं। ये भी एपिसोड रहा, इसको भी आप अपने एंड से एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इनमें किसी भी मैटर पे हम और आगे बात करें तो यू कैन टेल मी, और हम उस पर बात कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि मुझे अब बात करने की जरूरत है, क्योंकि इतना रील फ्लड हो चुका है मार्केट में कि ये सब चीजें आप अपने से समझ सकते हो। फिर 20 जुलाई को, शायद मैं अगर डेट कंफर्म हो तो 20 जुलाई था, पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया जाता है और इसी दिन से शुरू होता है लाठीचार्ज वाला सीन। फिर वो भीड़ बढ़ती है, चीजें बढ़ती है, बट रेजिग्नेशन हो जाता है 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का। इस पूरे एपिसोड में हमारा देखा जुलाई खत्म हो जाता है। अब जुलाई के खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होता है, प्रोटेस्ट कॉल होता है, कॉल ऑफ होता है, और इस बीच में कुछ चीजें की गई जो एजुकेशन के रिलेटेड थी। लेट्स सी क्या क्या किया गया। सबसे पहले बता, आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए अलग अलग सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेसिकली बनाए गए, कि जो लोग कन्विक्टेड है उनको जल्दी से हम, सॉरी, जो लोगों के ऊपर अब वो लगा हुआ है, केसेस लगे हुए हैं, उनको हम कन्विक्ट कर सके या फिर वो केसेस का ट्रायल जल्दी हो सके। दूसरा, एक एंटी पेपर लीक बिल आया, जो कि अब एक्ट बन चुका है। उसमें बहुत सारे पेनल प्रोविजन है, वो अभी मार्केट में अवेलेबल है। फिर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई कि हम आगे ये देखें कि कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे कि पेपर लीक ना हो, लेकिन अभी तक कोई इसका रेफरेंस हमें नहीं मिला। तो ये सब चीजें हुई थी। मैं जो बेसिकली बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड, कि हमने क्या अचीव किया। तो बेसिक प्रॉब्लम थी कि जो ये प्रोटेस्ट था वो था एजुकेशन को लेकर। पहली चीज एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। तो इस चीज को हमें बाइफरकेट करना चाहिए। पहली चीज, ये प्रोटेस्ट एजुकेशन के लिए नहीं था, एक पार्ट ऑफ एजुकेशन के लिए था, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें पेपर लीक हुआ था या फिर होता रहता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेपर लीक होने वाली, और गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्प्रोमाइज होने की ये कोई अभी की नहीं है, और हर स्टेट में हर चीज हर कोई इंसान फेस कर रहा है। अगर आप मुझे से बात करोगे तो मैं अभी आपको 25 चीजें बता दूंगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और कौन कौन सी प्रॉब्लम रोज फेस करते हैं। तो पहली चीज, ये एजुकेशन से ना लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह की रिलेटेड था। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि अगर हम एजुकेशन को देखें, तो मैं अपने एंड से तीन लेवल में, चार लेवल में डिवाइड करता हूँ। एक,
जो हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं, जिसकी स्कूल। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं। टर्सरी में मैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को कुछ डाल सकता हूँ, जैसे कि एमबीए वगैरह, एमबीए नहीं, हाँ एमबीए डाल सकते हो, हायर एजुकेशन वाला। दूसरा, इसके ऊपर आते हैं हम, मैं इसको रखता हूँ स्किल बेस्ड। इस स्किल बेस्ड में जो कि हमें जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। इसमें एक पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आप इसमें रख सकते हो ऊपर नीचे के कुछ एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन पे होते हैं, 12th बाद होते हैं। बट मेरा इस समझाने का मतलब था कि इस इतने बड़े एजुकेशन में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना पार्ट था। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी से हम जॉब मार्केट में एंट्री करते हैं, आइदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। यहाँ से स्किल जैसे आईटीआई वगैरह होता है, बहुत सारे कौशल विकास ट्रेनिंग वगैरह, ये सब अलग अलग चीजों को मैं उससे जॉब मार्केट से लिंक कर रहा हूँ। आप इसमें ये मत कहना कि आपने ये डायग्राम गलत बनाया, मैं जस्ट समझने के लिए बनाया। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी। और कहीं ना कहीं, अगर मैं 1 मिनट इसको इरेज करूं, कि हम देख रहे थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से हम फिल्टर डाउन करें कि प्राइमरी लेवल से, तो ये यहीं पे लिमिटेड रह गया था। बट प्रॉब्लम हमारी सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होके यहाँ जाती है, और वो हर लेवल पे प्रॉब्लम है। और मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एक तरह से प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं हमारे इन सारे एजुकेशन को। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैरामीटर देखें, सिलेबस देखें, तो टोटली डिफरेंट है जो हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। आप देखो, मैं एक जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अब कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, या फॉर दैट मैटर बैंक कर रहा है, एनी एग्जाम, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो। जब इसका मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस बड़ा जनरल होता है, आपकी पोस्ट स्पेसिफिक होती है, आपको जॉब कहीं जाके स्पेसिफिक करना है, बट सिलेबस जनरल होता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई इंजीनियरिंग वाला है, वो कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट स्टार्टिंग में उसको पता है कि उसको इस एग्जाम में जाना है, तो यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हो रहा है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेस्ट करे। तो इसमें भी एक फ्लॉ है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से तो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं हो रहा है। अगर मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो अगर किसी को सपोज जेई का एग्जाम हो रहा है, जेई तो चलो स्पेशलाइज होता ही है, हम इनकम टैक्स देखते हैं ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, जो कि एसएससी के थ्रू आप इसमें जाते हो। तो अगर इनकम टैक्स के लिए हम नॉर्मल सा हमारा जनरल का सिलेबस है, वो कोई भी कॉम्पीट करके कोई भी बीट कर सकता है। लेकिन फॉर दैट मैटर अगर मान लो हम इस इनकम टैक्स की एलिजिबिलिटी में बना लें कि कोई कॉमर्स वाला जिसने टैक्स पढ़ी हो, वो ये एग्जाम एक एग्जाम देगा अलग से, तभी वो एलिजिबल होगा। तो डोंट यू थिंक कि जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस टाइम वो अपना एजुकेशन को ढंग से पढ़ेंगे, वो कॉलेज को सीरियस लेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं ना, बच्चे ढंग से कॉलेज सीरियस लेते हैं, ना स्कूल सीरियस ले रहे हैं, ना हायर एजुकेशन सीरियस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको अपना मार्केट डिफाइंड है कि मैं उधर जाऊंगा तो मुझे ये वाला सिलेबस पढ़ने का काम ही नहीं है, ना मुझे मुझे तो वहां पे मैथ रीजनिंग पढ़ के काम हो जाना है मेरा। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से हुई। तो एक तो ये इसकी थी। उसके बाद एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हुई, एक नया टर्म ही चलने लगा, जेनजी। अब हमारे साथ, हमारे कंट्री के साथ या फिर हमारे सोसाइटी के साथ ये समस्या है कि हम जिस चीज में मूव करते हैं ना, हम मान के चलते हैं कि वही चीज पूरा रिवॉल्व कर रही है। तो अभी ये महीना पिछला 1 डेढ़ महीने से और अभी तक सिर्फ जेनजी जेनजी चल रहा है। देखते हैं कितने दिन ये जेनजी चलता है। ये वर्ड चल रहा है, सबको जेनजी बनना है। हमने पार्लियामेंट के डिस्कशन भी देखे, सबने वही लैंग्वेज यूज करे, कोई डिलेलू बोल रहा है, कोई फोमो बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। वो क्यों? क्योंकि सबको कनेक्ट करना है। दूसरी बात आती है कि हमने इतने सारे जो रिफॉर्म देखे, एक, क्या ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे?
आई डाउट। आपने पिनल प्रोविजन बनाया कि पकड़े जाओगे तो ये होगा। सेकंड, एक चीज और नोटिस करना कि हमारे यहाँ जब कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर कुछ भी होता है तो सरकार उसको सबड्यू करने के लिए ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे डिसीजन दिखाएगी जैसे वो दिखाया जाएगा कि सारी सारी चीजें उसी के लिए हो ही रही हैं, बट ये होता नहीं है। ये कितने दिन सरवाइव करता है वो भी देखना होता है, क्योंकि इस देश में ना लॉ की कमी है, ना स्कीम की कमी है, ना किसी पेनल प्रोविजन की कमी है, ना किसी कमेटी की कमी है। अगर हमने कुछ सबसे ज्यादा देखा है तो कमेटी देखा, हर चीज पे कमेटी बनती है। तो ये कितना एक्चुअल इम्पैक्ट डालता है और कितने दिन तक डालता है डाउन द लाइन, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, मैं वो देखना चाहता हूँ कि लोग एजुकेशन पे कितना बात करते हैं। एंड फॉर दैट मैटर नॉट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट, जेई, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट सर्विसेज, अदर थिंग, पर्टिकुलर इन एजुकेशन। एजुकेशन में हम प्राइमरी पे कितनी बात करते हैं, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स इन दिस कंट्री इज अराउंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन को हम सही करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स दो अलग चीजें हैं। बट हमें ये दिखाया जाता है कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। कितने दिन तक होता है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, वो देखने वाली बात हुई। हाँ, इस प्रोटेस्ट से दो चीज हुई कि एक, कुछ दिनों तक अभी एजुकेशन एजुकेशन दिमाग में सबके चल रहा है, सबको लग रहा है एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन में सुधार कहाँ से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लोगों के पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है। हमें दिख रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच एजुकेशन के लिए तो कैसे सही होगा। एजुकेशन के लिए तो आपको बॉटम अप करना पड़ेगा। एजुकेशन सबको समझ में आने वाली चीज है कि सबको जो पढ़ने की जरूरत है वो फुलफिल हो। प्राइमरी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, टीचर की प्रॉब्लम है, इवन फॉर दैट मैटर स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे बच्चे नहीं आते हैं। अब उसके कई सारे रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं है, वो सर्विसेज नहीं दे रहे ढंग से, तो वो प्राइवेट में मूव कर रहे हैं, तो वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या उससे हम एक कोई एंटी पेपर लीक बिल लेके आते हैं, कोई हाई पावर्ड कमेटी बनाते हैं, क्या ये प्राइमरी लेवल एजुकेशन सही हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। इस पे अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। तो मेरा कंसर्न यही है कि ये जो हम इतनी चीजें करके आए हैं इस पूरे जुलाई महीने में, हमने जो चीजें देखी वो देखने लायक नहीं थी। ये देश एक हेल्दी डेमोक्रेसी, ऐसी चीजें देखनी नहीं चाहिए। हुआ एक लोगों का, मैं कहूँ कि वो एक प्रेशर कुकर था जो बंद पड़ा था, वो निकल चुका। बट रिफॉर्म की जो जरूरत है वो कब तक होता है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद हमारा देश जाएगा इलेक्शन मोड में, और जैसे इलेक्शन मोड में जाएगा पूरी दुनिया इलेक्शन की बात करने लगेगी। तो जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा सा धीर रखो, देखो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक प्रोटेस्ट के नाम पे क्या क्या होता है सबने देखा, लेकिन क्या रिफॉर्म सही में हो पाता है? रेजिग्नेशन तो हो गया, चलो खुशी की बात है, डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, फॉर एंड अगेंस्ट है, उसकी बहुत सारी बातें करने को है। तो अगर क्या उससे सही में एजुकेशन रिफॉर्म पुश हो रहा है तब तो बात करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर ये भी एक सुपरफिशियल है। और लोग जो इसमें जुड़े थे वो किस पर्पज से जुड़े थे, क्या पर्पज था, वो टाइम विल टेल ओनली। तो अभी के लिए तो इसमें इतना ही है कि मेरा तो ये सिर्फ इतना ही बताने का वीडियो था कि इसमें बहुत सारी चीजें हमने टेंजिबल देखा नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद जो चीजें अनफोल्ड हो रही हमने वीडियोस में आने देखे तो लोग एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे पड़े कि वो ये फाइनेंसर इनके कुछ थे, इनको ये कुछ था, वो इनको एक्सपोज करने को लगे हैं कि हम आपने पेलेट गन चलाया तो आप दूसरा इस्तीफा दो, तीसरा इस्तीफा दो। तो अभी सबका मुद्दा एजुकेशन से गया है हट। अब मुद्दा है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा और कौन जाके इलेक्शन में अपने आप को दिखा पाएगा कि हम ज्यादा काम किए थे एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, जो कि एक्चुअल रिफॉर्म था भी नहीं। लेट्स सी कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस और एनीथिंग यू कैन पिंग मी इन द कमेंट, उसके बाद हम उस पर अलग से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।